हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सटीक और शुद्ध आंसर लेके उपस्थित हैं। लेकिन क्या आप इस 80 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? क्या आप में इतनी क्षमता, इतना तैयारी कर चुके हैं आप कि 80 में से 40 क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं? यदि हां, तो वीडियो को आइए देखते हैं और कितने प्रश्नों का आप जवाब दे पाते हैं ये एक बार नजर दौड़ाते हैं। आइए 80 के 80 क्वेश्चन आपको बताते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मेरा रहता है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन जो यूरोप के राष्ट्रवाद के तहत आपको जाना जाता है, तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है यह बताना है। तो हिंद चीन में वियतनाम शामिल है, लाओस शामिल है, कंबोडिया शामिल है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। मतलब पहले क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्या इस क्वेश्चन का आप जवाब सही कर पाए थे? अगर सही कर पाए थे तो आइए नजर दौड़ाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पूरी तरीके से वीडियो में बने रहे ताकि किसी प्रकार की कोई गलती आप फाइनल एग्जामिनेशन में ना कर पाए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वियना कांग्रेस कब हुआ था यह बताना आपको। तो वियना कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो मुख्य रूप से किया गया था 1815 ईस्वी में। अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इस सेकंड क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। चलिए, दो क्वेश्चन का जवाब हम जान चुके हैं। क्या इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब पता था? पता था, यस कहिए। नहीं पता था, आगे बढ़िए और अपने सारे क्वेश्चनों को काउंटिंग करते जाइए। आप कितने क्वेश्चनों का जवाब यहां दे पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना का श्रेय जाता है लाला हरदयाल को। मतलब यहां चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, आज के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इसको ध्यान से। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? द्वितीय महायुद्ध हुआ था मुख्य रूप से 1945 में। तो 1945 ईस्वी के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। आपका पांचवा क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक जो है वो किस देश के शासक थे? उस देश के शासक का नाम था, अर्थात देश का नाम था कंबोडिया। ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये जो कंबोडिया है वो हिंद चीन का एक देश माना जाता है, जिसमें 3 देश शामिल थे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा प्रश्न। आप अपना सारा आंसर मिलान करते जाएंगे। आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन जवाब हैं? नहीं है, आने वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए और 40 करके दिखाइए। छठा, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित जो वाष्प के द्वारा चलता है, जिसमें कोयले जला के वाष्प उत्पन्न किया जाता है और उसके द्वारा कोयला चलाया जाता है, इंजन चलाया जाता है। तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अब्राहिम डर्बी। ऑप्शन ए के साथ यहां चलेंगे आगे। देखते हैं सातवां प्रश्न। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा जो है स्टील कंपनी जो मुख्य रूप से जमशेदपुर में स्थित है, तो जमशेदपुर में स्थित टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन बी के साथ यहां चलेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 8वें क्वेश्चन में। 8वां नंबर है, गोलघर कहां स्थित है? ये तो हमें लगता है कि पूरे बिहार वासियों को अपने पर गर्व होना चाहिए कि गोलघर जो है उनके राज्य में स्थित है, मतलब बिहार में स्थित है। और ये दिख रहा हुआ है पटना। बिहार राज्य का नाम ना देके उस राजधानी का नाम दे दिया जहां पर गोलघर पूर्ण रूप से स्थित है। मतलब इसमें पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 8वें का राइट आंसर गोलघर कहां है? पटना में। नवा देखते हैं।
नवा क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने न्यू डील लागू की थी। तो उस अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है एफ.डी. रूजवेल्ट। ऑप्शन बी के साथ यहां भी चलेंगे आगे। काफी आज मजा आने वाला है सेशन में, वीडियो को अंत तक देखें और 40 क्वेश्चन का टारगेट जो आपको दिया गया है वो करके दिखाएं। उम्मीद करते हैं आपका तैयारी बेहतर हो गया होगा। 10 देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, जो फ्रांस के एक क्रांतिकारी थे, फ्रांस में कह सकते हैं कि नई क्रांति लाना चाहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट का संहिता कब लागू हुआ था, उनका कानून व्यवस्था वहां पर कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1804 ईस्वी में। ऑप्शन डी के साथ आगे चलेंगे। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन में कितने का जवाब दिए कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं, अगर और भी आप जानना चाहते, और क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, चलिए आपके स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 11 नंबर में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी यह मुख्य रूप से हुआ था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे, अर्थात 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? यह भी अच्छा क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ वो कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है जर्मनी में। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। कार्ल मार्क्स एक काफी प्रेरणादाता कह सकते हैं, क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ये 13 देखते हैं, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में जो अस्तित्व में आया था उसका नाम बताना आपको ये है। तो 1991 में आया है जिसका नाम है गैट, अर्थात GATT। अर्थात गैट जो है 1991, जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1991 ईस्वी को। 1 जनवरी 1991 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी और यह मुख्य रूप से स्थापित किया गया था व्यापार संगठन को नियंत्रित करने के लिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं आज के 14 नंबर को देखते हैं, 14 क्वेश्चन को देखते हैं। इस आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है जो संबंधित नहीं है। तो आर्थिक क्षेत्र के तहत प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो मुख्य रूप से कृषि के अंतर्गत आता है, और द्वितीयक जो क्षेत्र होता है वो उद्योग धंधे को लिया गया है, और तृतीयक जो क्षेत्र होता है उसे हम सेवा के रूप में जानते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो मत्स्य पालन है, बैंकिंग ये दिया है 14 में, तो 14 का ये जो बी होगा यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बैंकिंग जो है एक उद्योग माना गया है, एक सेवा माना गया है, अर्थात इसे हम रखते हैं तृतीय श्रेणी में। और खनन, वन, ये तीनों के तीनों हैं, मतलब इस 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15 देखते हैं, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग। 15 है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? मतलब ये 4 जो आपको शहरों के नाम दिखाई दे रहे हैं, यहां पर किस ऊर्जा का या किस उद्योग का अस्तित्व है आपको यह बताना है। तो बता दें कि इस 15 में जो आपके सामने जमशेद, दुर्गापुर, भिलाई दिया हुआ है, यह आयरन और स्टील कंपनी के लिए मुख्य रूप से प्रख्यात है। मतलब 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 16 देखते हैं। 16 में है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय जो आपको अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है यह बताना है। ए ऑप्शन है संपूर्ण आय, बी है औसत आय, सी राष्ट्रीय आय और डी है हमारा सीमांत आय। तो जान जाइए कि औसत जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो पूरे देश के अंतर्गत मापी जाती है, अर्थात पूरे देश की आबादी का जितना भी आय होता है उसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानते हैं, अर्थात एक प्रकार की राष्ट्रीय आय है। अर्थात यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 देखते हैं, 17 का जवाब देने का प्रयास करें और आप अपना काउंटिंग करते रहेंगे आप कितने क्वेश्चन का अभी तक सही और सटीक जवाब दे पाए हैं। 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ?
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बताया गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है यह हुआ है हमारा जब देश का संविधान लागू हुआ था, मतलब 1950 ईस्वी में। अर्थात 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी। चलिए 18 जानते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। आपको बताना है कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश में आप सभी लोगों को पता होगा रुपया नहीं चलता है। जैसे हमारे भारत देश में रुपया चलता है, नेपाल में रुपया चलता है, इंडोनेशिया में रुपया चलता है, उसी तरीके से बांग्लादेश में रुपया का प्रभाव नहीं है, वहां रुपया नहीं चलाया जाता है। तो बांग्लादेश में क्या चलता है, तो बांग्लादेश में टका चलता है। ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 को देखते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ गया है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। अब ये भी राष्ट्रीय आय पूछा गया, तो राष्ट्रीय आय को हम लोग कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, लेकिन राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है आपको यह बताना है। ऑप्शन है सरकार की आय, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक आय, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है उत्पादन के साधनों की आय। तो हम आपको बता दें कि सरकार की आय को राष्ट्रीय आय नहीं बोलते हैं, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब व्यक्तियों के अनुसार तो निर्णय लिया गया, तो उत्पादन के साधनों की आय के रूप में उसे सबसे ज्यादा डिफाइन किया जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर होगा 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो ये है ये कब लागू हुआ है, तो हमारे देश में ये लागू हुआ है 1986 ईस्वी में, जिससे में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी 1986 ईस्वी में। और कुछ वर्षों के बाद शिक्षा नीति में भी बदलाव होगा 34 साल के बाद। तो आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया है 1986 ईस्वी में। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं आज के 21 नंबर की ओर। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक जो है इसके द्वारा ऋण मतलब कर्ज किस प्रकार का प्रदान किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको यहां भी मिलेंगे। पहला ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, दूसरा ऑप्शन है मध्यकालीन ऋण, और तीसरा है दीर्घकालीन ऋण, और इनमें से सभी आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि भूमि विकास अर्थात जमीनों के विकास के लिए जो बैंक ऋण देती है वो अधिक समय के लिए ऋण देती है। अर्थात ये जो ऋण होता है वो दीर्घकालीन होता है। कॉल लिखा गया है, ये कालीन होना चाहिए। दीर्घकालीन ऋण देता है, मतलब ऑप्शन सी यहां होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 22 को देखते हैं। 22 आपके सामने आ गया है। बताना आपको यह है इसमें कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। मतलब हमारी आर्थिक जो स्थितियां हैं, जो रुपए पैसे कमाने की जो क्षमताएं हैं या क्रियाएं हैं, वो किस प्रकार की प्रणाली है अपने देश में। तो ऑप्शन दिए गए हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और डी आपके सामने दिया है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में आर्थिक प्रणाली जो है वो मिश्रित है, मतलब सभी प्रकार से मिला के बने हुए हैं। कृषि प्रधान है लेकिन मिश्रित माना जाएगा। मतलब यहां भी बढ़ेंगे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आप मिलाते रहेंगे, फिर से एक बार आपको याद दिला दें, प्रत्येक क्वेश्चन का मिलान आप करते रहेंगे। आप कितना सही किए, क्या अभी तक 20 प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं, नहीं दे पाए हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखिए और अपना मिलान करते जाइए। 40 आपको टारगेट पूरा करना है आज का। 23 देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर है आपको यह बताना है। तो यह है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी के साथ आगे चलेंगे। 24 देख लेते हैं। 24 है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। यह अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सुनामी का जो प्रभाव है वो कई इलाकों में फैल गया था और शहर के शहर तबाह हो गए थे। इसलिए ये काफी चर्चित आपके सामने क्वेश्चन डाल चुका है कि 26 दिसंबर 2004, दिसंबर में भी थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, आप इसको कवर कर लेंगे। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग जो है वो सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो 24 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी के साथ यहां 24 में बढ़ेंगे आगे। चलिए आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 25 नंबर में। चलिए 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। 25 क्वेश्चन है
कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। संचार जो आजकल हम लोग टेलीफोन से जुड़े हुए हैं या टेलीफोन लाइनें हम लोग व्यतीत करते हैं, फोन से बातें करते हैं, ये बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तब इस सवाल का जवाब आपको सटीक मिलेगा। पहला ऑप्शन है केबल को टूट जाने से, मतलब जो केबल है उससे कनेक्शन के तहत वो टूट जाता है तो बाधित होता है, सही बात है, लेकिन मुख्य कारण ढूंढना है। संचार टावरों की दूरी, संचार टावर जो टावर होते हैं उसकी दूरी ज्यादा है, इसके कारण ऐसा होता है। टावरों की कमी के कारण, मतलब टावरों की ऊंचाई में कमी के कारण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जान जाइए कि 25 का सबसे ज्यादा, क्योंकि टावरों की ऊंचाई की कमी के कारण बाधित नहीं होता है, इसमें सबसे ज्यादा सटीक है ऑप्शन नंबर ए, मतलब केबल जो है टूट जाता है तो पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा। क्योंकि केबल जब टूट ही जाएगा तो कनेक्शन तो होगा नहीं, और कनेक्शन जब नहीं होगा तो बाधित तो होगा। इसके लिए हम 25 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए 26 देखिए। 26 है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। ये तो दम मैं आप पे सामान्य तरीके से सोच के चारों ऑप्शन देख के आप जवाब दीजिएगा, हमें उम्मीद है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, सब लोग जानते हैं, फसलों को पहुंचाती है, पशुओं को पहुंचाती है, भवनों को यह भी पहुंचाती है, मतलब इसका राइट आंसर सब लोग को पता चल गया है, ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। क्योंकि बाढ़ जब किसी शहरी क्षेत्र में फैल जाए या ग्रामीण क्षेत्र में फैल जाए तो बाढ़ से क्षति तो सबको होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का 26 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर में, 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है, आपको बताना है। अर्थात सुंदरवन जो है वो टाइगर के लिए जो रिजर्व है वो कहां स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड या केरल। तो अब आपको बता दें कि इस 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए के साथ इस क्वेश्चन में चलेंगे एकदम आगे। आइए 41 को समझते हैं। 41 प्रश्न का उत्तर जानते हैं और इस क्वेश्चन का समझने का प्रयास करते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये तो काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन, और अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है। ये हमें उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे देंगे, अर्थात 41 का तो जवाब हमें सभी लोगों से चाहिए एकदम। और अगर जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप थोड़ी सी तैयारी में ढिलाई कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, एकदम इस चैनल से जुड़े हैं तो हम आपको मजबूत बना देंगे। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो लंबा बांध का जो नाम है वो नाम है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा, तो प्राथमिक ऊर्जा कोयला है, विद्युत थोड़ी देर के बाद बताते हैं, पेट्रोलियम ये भी है, मतलब 42 में हमें दिख रहा है विद्युत, ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्योंकि ऊर्जा तो है लेकिन प्राथमिक जो प्राइमरी है जिसे हम परंपरागत स्रोत के नाम से जानते हैं वो स्रोत विद्युत नहीं है, बल्कि 3 ऑप्शन डी, ए और सी ये तीनों के तीनों हैं, मतलब यहां सही हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी 42 का। चलिए बढ़ते हैं 43 को देखते हैं। 43 आपके सामने क्या क्वेश्चन है समझते हैं। आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है। ये देखिए ये काफी ज्यादा परेशान कर देता है कुछ विद्यार्थियों को, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जैसे उत्तर पूर्व मध्य का रेलवे का पूछ देता है, पूर्व मध्य रेल का पूछ देता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। आइए इस क्वेश्चन का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी आता है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको याद रख लीजिए कि पूर्व मध्य रेल जो है उसका मुख्यालय कहां है। तो पूर्व रेल का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर है, मतलब यहां चलेंगे हम ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो पटना के बगल में हाजीपुर है वही मुख्यालय है पूर्व मध्य रेलवे का। चलिए 44 में हमें पता है सब धुआं उड़ा देंगे, सारे कैंडिडेट जितने भी अभी जुड़े हुए हैं वो सब जवाब इसका दे पाएंगे। क्वेश्चन है कि चावल है, चावल कौन सी फसल है। सब लोग जानते हैं चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है, क्योंकि इसे बोया जाता है जून जुलाई में और ये काट लिया जाता है लगभग नवंबर में, अर्थात अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। तो ऐसे फसलों को खरीफ कहते हैं, अर्थात चावल कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 45 देखिए, निम्न में कौन निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है।
निजी क्षेत्र जो प्राइवेट क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर के तहत कौन सा कंपनी काम नहीं करता है, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो 45 जो आपके सामने हो जाएगा, तो डाबर, डाबर ये निजी है, नहीं पूछा आपसे। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये भी आपका ऑटो लिमिटेड है, ये आपका कंपनी जो है वो निजी क्षेत्र का है। लेकिन सेल, सेल बोला जाता है मुख्य रूप से बैटरी को, बैटरी जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो इस बैटरी को बोला जाता है सेल। तो सेल जो है ये निजी क्षेत्र में नहीं आता है, ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है। मतलब इस 45 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर आपके 46 नंबर में। इस 46 का जवाब देंगे, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? मतलब कोडरमा जो आपके धनबाद में पाया जाता है, धनबाद का एक शहर का नाम है कोडरमा। तो कोडरमा में सबसे ज्यादा इसमें कौन पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क और डी ऑप्शन आपके सामने है तांबा। तो अभ्रक के लिए कोडरमा जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे जान जाए कि भारत का सबसे ज्यादा अभ्रक जो होता है वो झारखंड से प्राप्त होता है और झारखंड के कोडरमा शहर से प्राप्त होता है। मतलब इसमें हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, 46 में चलेंगे ऑप्शन नंबर बी। आप प्रत्येक क्वेश्चन का मिलान करते जाएंगे, आपको कितना अंक मिला है कमेंट सेक्शन में अंत में जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर अभी तक आप 40 तक क्वेश्चन बना चुके होंगे, अगर आप 40 क्वेश्चनों का जवाब अभी तक दे चुके होंगे तो वीडियो आप यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे का वीडियो आपके लिए कोई विशेष फायदा नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं बना पाए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए 47 देखिए, 47 आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के रूप में, जिसमें अंडा के उत्पादन और दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए योजना बनाई गई थी, सरकार के द्वारा आंदोलन के रूप चलाए गए थे, उसे कहा गया था ऑपरेशन फ्लड। तो ये जाना जाता है श्वेत क्रांति के अंतर्गत। मतलब 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं 48 की ओर। 48 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताना आपको है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? बिहार में लीची होता है, तो लीची के लिए आप प्रसिद्ध बताइए जिला कौन सा है? तो लीची के लिए सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो प्रचलित है आपका मुजफ्फरपुर और वैशाली। मतलब पटना के उस तरफ, जिसे हम उत्तरी बिहार के रूप में जानते हैं, उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वहां पर लीची जो होता है सबसे ज्यादा प्रचलित है। जिसको में आपको पता होगा कुछ दिन पहले चिमकी अर्थात चमकी बुखार एक आया हुआ था, वही मुजफ्फरपुर में, जहां पर बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। चलिए आते हैं 49 की ओर। 49 देखते हैं, आय तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग, उपभोग मतलब जो हम लोग खर्च कर दिए, तो आय और उपयोग, उपयोग जो कर लिए उसको अंतर अगर करते हैं, आय के साथ अगर अंतर कर देते हैं उसके उपयोग का, तो सब लोग जानते हैं जितना उपयोग कर लिए उसके बाद जो बचा वो बचेगा बचत। क्योंकि आय में और उपयोग जब कर लिए तो उसके बाद जो आपके पास राशि बचा वो तो आपका बचत हुआ ना। तो इसलिए हम कहेंगे इसमें 49 में जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, बचत कहलाता है। अर्थात 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 का आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, इसमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक, जिसे इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता है, तो कॉमर्शियल बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। जो जमा करने की पद्धति है उसके आधार पर यह डिफाइंड नहीं है। आपको इस 50 में यह बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप जो है वो अपोजिट करके पूछा है आपसे, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। व्यापारिक बैंक के जमा का प्रकार नहीं का जो कंडीशन है वो अधिविकर्षण कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ यहां चलेंगे आगे। मतलब 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जो है 50 नंबर में। 50 देखते हैं, सॉरी 51 नंबर। आपको बताना इसमें है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार, जिसमें पूंजी का प्रयोग किया जाता है और बाजार बनाया जाता है, बाजार लगाया जाता है, उसमें ऋणों का जो लेन देन है वो किस तरीके का होता है आपको इसमें बताना है। तो पूंजी बाजार में जो ऋणों का लेन देन होता है वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन,
ये दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब कम समय के लिए भी होते हैं और अधिक समय के लिए भी होते हैं। इसलिए इसका मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 52 नंबर में, इसका जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। 52 आपको बताना इसमें यह है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ऐसे ग्राहक को भगवान का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन इस वाक्य को किसके द्वारा कहा गया था, आपको इस प्रश्न में यह बता देना है और बताना यह है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर निर्भर है। काफी अच्छा लाइन है, आपको बताना है ये लाइन किसके द्वारा कहा गया था, बहुत अच्छे तरीके से याद रखने वाला प्रश्न है ये। तो 52 का हम आपको बता दें, ये कहने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी अर्थात बापू को। ऑप्शन सी के साथ यहां चलेंगे आगे। चलिए इसके बाद देखते हैं 53 नंबर। 53 आपके सामने है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का संगठक है। तो इसमें गैर आर्थिक आधारभूत, तो आर्थिक आधारभूत जिसे रुपए पैसे का जो लेन देन है वो नहीं होना चाहिए, वैसे को बोलेंगे गैर आर्थिक आधारभूत। वो संगठक है या घटक है, ये आपसे पूछा गया है। तो 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यातायात जो होता है वो गैर आर्थिक आधारभूत की संरचना का घटक माना जाता है, क्योंकि रेलवे से सबसे ज्यादा सरकार को फायदा होता है, इसलिए यातायात यहां सही होगा। 54 देखते हैं। इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। हमें उम्मीद है इसका तो आप दम चुटकी बजा के दम आसानी से सवाल का जवाब दे देंगे, और हमें उम्मीद है कि इस पक्का जवाब आप दे पाएंगे और यहां पर आपका 40 हो सकता है पूरा। अगर नहीं हुआ आगे क्वेश्चन देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। गैर परंपरागत स्रोत, तो देखिए कोयला नहीं है, पेट्रोलियम ये भी नहीं है, प्राकृतिक गैस ये भी नहीं है, ये सारे के सारे परंपरागत है। मतलब इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। ये गैर परंपरागत है, ये हमारी परंपरा के अनुसार नहीं है, मतलब नया खोजा गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 54 में बढ़ेंगे ए के साथ। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो आया हुआ है 55 नंबर में। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बताना है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। यह कई बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और इस बार होने की संभावना है, एकदम पक्का मान के चलिए। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ है, यह हुआ है 25 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे आगे। याद रखें, अगर ऑप्शन में जो करोड़ दिया हुआ है वही आपका सही है, अगर लाख दिया हुआ है तो वो गलत है, मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ 25 करोड़। कभी कभी ये 20 करोड़ दे देता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। 56 देखते हैं। निम्न में खरीफ का फसल कौन सा है। तो अगर इस पीछे वाली जानकारी को अगर याद रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि खरीफ फसल कौन सा है। रबी फसल के रूप में जाना जाता है गेहूं, तो आपके पास बच गया चावल, मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। लेकिन बी और सी को भी देख लीजिए, मक्का, कपास ये भी आपके खरीफ फसल है, लेकिन यहां पर हमारे द्वारा सही होना चाहिए इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो होगा इससे 56 का राइट आंसर होगा। थोड़ी देर के हम भी कंफ्यूज कर गए थे कि चावल, चूंकि चावल एक है लेकिन साथ ही साथ मक्का और कपास भी है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 57 देखते हैं। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, मतलब जिसमें से रेशा प्राप्त नहीं होता है उसको बताना है। कपास रेशेदार है, जूट ये तो पक्का रेशेदार है। आपको मिल जाता है गन्ना जिसे ईख या ईख कहते हैं, उसे चीनी या गुड़ बनाया जाता है, वही गन्ना। तो गन्ना जो एक रेशेदार फसल नहीं है, मतलब इसमें रेशा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 58 देखते हैं। और अभी तक अगर आपका 40 पूरा नहीं हुआ है तो आप 40 पूरा जरूर करके इस वीडियो को छोड़ें, और अगर 40 पूरा हो गया है तो वीडियो को आराम से एकदम छोड़ सकते हैं और आगे की तैयारी में आप अपना मदद कर सकते हैं। 58 कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है आपको यह बताना 58 में। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यह आपका है गुजरात में। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे।
काफी मजा आने वाला है। पूरे क्वेश्चन को देखिए जो लोग अभी तक जुड़े हुए हमारे इस सेशन से, ताकि आप अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशन में नंबर ला सकें। 59 देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन दिया गया अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में। तो ये देखिए 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 60 का जवाब दीजिए। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? मुद्रण कला बोला जाता है जिसमें छपाई का काम मुख्य रूप से किया जाता है, और छपाई का काम जो है मुख्य रूप से चीन से प्रारंभ हुआ है। लेकिन मुद्रण कला इंग्लैंड में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी आपको यह बताना है, तो उसे प्रारंभ करने का श्रेय जाता है कैक्टन को। ऑप्शन बी के साथ यहां चलेंगे आगे। 61 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? यह तो काफी आसान क्वेश्चन डाला हुआ है, और यह क्वेश्चन का जवाब हमें उम्मीद है सभी को पता है। ऑप्शन है फरवरी की क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो देखिए अक्टूबर क्रांति और ये नवंबर क्रांति ये तो पहले होगा नहीं, क्योंकि द्वितीय क्रांति था। लेकिन आपसे पूछा गया किस नाम से पहली क्रांति जानी जाती है, तो इस 61 का आपका राइट आंसर होगा फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे नंबर 61 में। चलिए 62 देखते हैं। 62 का जवाब ढूंढने का प्रयास। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना जिसके द्वारा कह सकते हैं कि काफी बड़ा योगदान देश को जीतने के लिए किया गया था, तो लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था आपको ये इस प्रश्न में बताना है। तो ये किया गया था ट्रास्टगी द्वारा। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 63 देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये तो आसान आपको क्वेश्चन आने लगे, और इसी प्रकार से आपको करना भी है कि एग्जामिनेशन में पूरे क्वेश्चन को देख के ही आपको 40 लगाने हैं। ये नहीं कि शुरू के 40 क्वेश्चन लगाए और छोड़ दिए। हो सकता है कि अंतिम जो आपके सामने प्रश्न हो वो और भी आसान हो, और वो भी कंफर्म आपको पता हो। इसलिए पूरे क्वेश्चन को जरूर देखेंगे आप अपने एग्जामिनेशन में। चलिए आते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन बी के साथ यहां चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। आइए देखते हैं आपके सामने 64 है कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहां स्थित है? तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहां स्थित है आपको इस प्रश्न में ये बताना है। तो ये मुख्य रूप से कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि मुख्य रूप से अमृतसर पंजाब में पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र या पंजाबियों का नाम तो आपको पटना, दिल्ली, आगरा से नहीं जुड़ा हुआ होगा। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस आप इसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहां से आपका 64 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। चलिए नेक्स्ट 65 देखते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? अर्थात हमारे देश में सिपाही विद्रोह का नाम जो हुआ था या क्रम हुआ था जिसमें बहुत सारे सिपाही लोग आपस में मारे गए थे। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो यह हुआ है 1857 ईस्वी में। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे। और उस समय सिपाही विद्रोह में हुआ यह था कि सिपाहियों को जो कारतूस दिए जाते थे उसमें यह अफवाह फैला दिया गया था कि उसमें गाय की चर्बी है और सूअर के मांस फेंटे गए हैं, जिसके कारण सिपाही में विद्रोह हुआ था। और यह घटना कब हुआ? 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट 66 को देखते हैं। 66 आपके सामने है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। श्वेत क्रांति जो हुआ है वो मुख्य रूप से कुक्कुट अर्थात अंडा उत्पादन या दुग्ध उत्पादन को लेकर किया गया था। तो उससे अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाएगा? तो श्वेत क्रांति जो है वो मुख्य रूप से मुर्गी पालन के लिए किया गया है, और मुर्गी पालन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि के अंतर्गत लाया जाता है। मतलब 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट 67 देखते हैं। 67 है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा। अगर ये पता नहीं है तो आप बिहार में थोड़े से रहने की स्थिति संभाल लीजिए, क्योंकि आप बिहार में रहने लायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको बिहार दिवस तो पता होना चाहिए। तो बिहार दिवस मनाया जाता है, ये कंफर्म अच्छे से आज याद कीजिए, वो मनाया जाता 22 मार्च को। ऑप्शन बी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। और उसी दिन ही विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 22 मार्च को ही।
68 देखते हैं। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। पशुओं की खरीद बिक्री जो होती है वो सबसे बड़ा पैमाने पर किस जिले में या किस जगह पर किया जाता है? तो ये मुख्य रूप से किया जाता है सोनपुर में। ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी ए इज राइट आंसर। ये काफी ज्यादा प्रचलित है सोनपुर, जहां पर पशुओं की बड़े पैमाने पर खरीद और बिक्री की जाती है। चलिए 68 देखते हैं। 68 क्या जानिए? 68 सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा है? तो अगर आप सासाराम के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सासाराम क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं तो ये तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सासाराम में ऐतिहासिक जो शासन है वो है शेरशाह सूरी का सूखा रोजा, और कह सकते हैं कि नदी के किनारे है जिसे गीला रोजा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। 70 को देख लेते हैं। 70 हमारे सामने है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है जॉन को, अर्थात जॉन के नाम दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो अभी तक तो हमें उम्मीद है कि आपका आराम से 40 प्रश्न का जवाब हो चुका होगा, लेकिन अगर 40 से ज्यादा दे चुके हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। लेकिन अगर 40 पूरा नहीं हुआ है तो आप आगे 10 क्वेश्चन को देखिए और उन क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास कीजिए। एकदम आज आप 40 का टारगेट बना के रहेंगे। 40 एकदम आज पूरा लेना है आपको। चलिए इसके बाद आते हैं 71 नंबर की ओर। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? स्टील प्लांट, तो स्टील प्लांट मुख्य रूप से आपके झारखंड में स्थित है। चूंकि वो झारखंड में हो गया, लेकिन झारखंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है, मतलब 71 का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ है, ये सेडान का युद्ध हुआ है 1870 ईस्वी में। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप आसानी से देते जाएंगे। नेक्स्ट 73 देखते हैं। 73 है कि हीगेल कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे अनुसार कि हीगेल कौन था। ऑप्शन है जर्मनी का चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि हीगेल नामक जो एक व्यक्ति था वो कौन था? तो हीगेल दार्शनिक था। ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ चलेंगे। ऑप्शन सी जो होगा 73 का एकदम करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई कहीं से कहीं गुंजाइश आपका नहीं है। चलिए 74 देखते हैं। 74 आपके सामने है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता किया गया था उस समझौते को बोला जाता है हनोई समझौता। उस समझौते का नाम क्या है? हनोई समझौता, जो दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इस 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 75 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, और अभी तक तो आपका 40 आराम से पूरा हो गया होगा। अगर 40 पूरा अभी अगर आपका हुआ है तो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, पूरा करके जाइए, फर्क क्या पड़ता है, एकदम सीख के जाइए यहां से। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन सब लोग जानते हैं 1906 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कब निरस्त कर दिया गया, मतलब कब वापस ले लिया गया था? तो बंगाल विभाजन लिया गया था वापस 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 76 देखते हैं। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? मतलब भूकंपीय तरंग की जो क्रिया होती है वो सबसे कम घनी पाई जाती है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो 76 का राइट आंसर होगा एल तरंग की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन पी जो तरंग है, ठीक है, पवन से याद रख सकते हैं पी, तो पी जो तरंग है वो सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा केंद्र पर पाया जाता है। लेकिन यहां पर मेरे इस 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। चले आ जाते हैं आज के 77 की ओर। 77 क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? अच्छा क्वेश्चन, ये प्रचलित क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको पता होगा। अगर 40 पूरा नहीं किए, 40 यहां से पूरा कीजिए ना, एकदम 40 पूरा कर सकते हैं आप।
तो हम आपको बता दें कि कुल जल का कितना भाग महासागर में है, तो महासागर में सारे के सारे पानी, 1/3 पानी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन परसेंटेज में यहां बताना है आपको। तो परसेंटेज में लगभग 97% जो पानी है वो महासागर में है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 78 देखते हैं। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? हमारे बिहार के लिए बिहार पर परियोजना नहीं है, आपको यह बताना है। तो ये जो है सोन नदी पर है, सोन नदी परियोजना, गंडक नदी पर भी है, कोसी नदी पर। ऐसे कोसी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कोसी नदी पर भी एक परियोजना है, लेकिन पुनपुन नदी पर कोई परियोजना हमारे बिहार में नहीं है। मतलब इस 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए आज 79 नंबर गेहूं फसल है। तो अगर इस लेक्चर को आराम से सुने होंगे, पूरे वीडियो को देखे होंगे, तो गेहूं के बारे में आपको एकदम पता होगा कि गेहूं है एक प्रकार का रबी फसल। खरीफ फसल चावल हुआ, जबकि गेहूं हुआ रबी फसल, जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आपके 80 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जवाब हम छोड़ के जाते हैं, ताकि इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करें। इसका जवाब क्या होगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और इस वीडियो में आज इतना ही। इसके बाद कुछ और नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक सभी को वंदे मातरम।